नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुला लगन की कुंडली में यदि केतु दशम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं तुला लगन की कुंडली में कर्क राशि का केतु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनेंगे तो ये आता है दसवां भाव, दशम भाव। दसवां भाव क्या बताता है? दसवां भाव हमारा सोशल स्टेटस, सामाजिक दायरा, सरकार से मिलने वाले फ़ायदे, जॉब, करियर, मूलतः इन चीज़ों को देखा जाता है। अब यहाँ 4 नंबर है, केतु साथ बैठे हुए हैं। तो हालांकि अगर हम पुराने नियम की बात करें तो हमारा नियम यही था कि भाई केतु जल तत्व और अग्नि तत्व राशियों में सामान्यतः अच्छा फल देते हैं अकेले बैठे, और पृथ्वी तत्व राशियों में और वायु तत्व राशियों में केतु सामान्यतः अच्छा फल नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ ये लीक से अलग हटकर बर्ताव करता है। जैसे मंगल चंद्रमा का मित्र होकर भी कर्क राशि को पसंद नहीं करता है, इसी प्रकार से केतु भी कर्क राशि में तब तक अच्छा फल नहीं देता जब तक चंद्रमा लग्न से केंद्र में ना आ जाए या साथ में ना बैठ जाए। तो आपको ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है जिसको इजी करके समझना है। अगर हम अकेले केतु की बात कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं होगा। हमें कंसिडर करना ही पड़ेगा मून कहाँ है। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं तो ये अच्छा फल देता है। यहाँ बैठे हैं तो इसलिए हम ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते क्योंकि केतु के जस्ट सामने राहु आ जाते हैं। चंद्रमा और सूर्य को तकलीफ केतु नहीं देते हैं, चंद्रमा और सूर्य को तकलीफ देते हैं राहु, जो ग्रहण दोष लगाते हैं। लेकिन ग्रहण दोष से जीवन में सब कुछ खत्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी की अगर आप कुंडली देखें तो उनके कर्म क्षेत्र में ही चंद्रमा के साथ राहु बैठे हैं, और शायद यही एक कारण था कि वो कभी भी अपने कर्मों को ये मान के नहीं छोड़ देते थे कि बस हो गया, अब और जरूरत नहीं है। आज इतनी लंबी यात्रा की हो सकता है आज हमें लगा आज ही हमने वो रिकॉर्ड तोड़ा है, कल उससे भी लंबी यात्रा करने लग जाते थे। तो जो महात्मा गांधी जी जो अपने जीवन में सेट करते थे अपना जो मापदंड, वो खुद के रिकॉर्ड खुद ही तोड़ते थे। तो वो जो कभी न हार मानने वाला जो ये स्वभाव है, वो इनफैक्ट राहु और चंद्रमा के कर्म क्षेत्र में मिलन से ही जाता है, क्योंकि राहु डिस्टर्ब रखता है चंद्रमा को, और चंद्रमा को अगर राशि का थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है तो राशि में वो चंद्रमा को लगातार प्रेरित भी करेगा कि भी तू चलता रहे। नहीं तो क्या होता है, अगर मान लो चंद्रमा शांत बैठा हो, कहता छोड़ यार बढ़िया वर्क स्टेटस है मेरा, क्या करना है। था भी ऐसा ही। महात्मा गांधी जैसे कोई व्यक्ति मजबूरी में पॉलिटिक्स में आए हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई थी साउथ अफ्रीका में। बैरिस्टर थे, वो बहुत बड़ी कंपनी के लिए कार्य करते थे। उनकी कहीं एक जगह आपको पता है डिसगस्टिंग हुई, उनको ट्रेन से उतार दिया गया, बहुत पिटाई भी हुई उनकी। वो चाहते तो उस समय अपने दिल पर पत्थर रख के चुपचाप आ जाते, कहते भी चलो अब मैं अर्निंग तो करूंगा ही। लेकिन उनकी कभी ना उस हार मानने वाली प्रवृत्ति, कर्म क्षेत्र में जो राहु बैठा था, शायद उसी राहु ने उनको वो टफ पाथ चुनने पर मजबूर कर दिया कि नहीं, गो इजी मेरे लिए नहीं बना है, मैं टफेस्ट पाथ को एक्सेप्ट करता हूं और इस नौकरी को लात मारता हूं। और तब उन्होंने एक जन आंदोलन बनाया जो बाद में एक विशाल जन समुदाय बन गया। क्लियर हो गया? यानी कई कंट्रीज तक उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो ये कह देना मात्र कि दशम भाव में या कहीं भी चंद्रमा ग्रहण लगा देता है तो खराब हो जाता है, ऐसा नहीं है। अभी हम फिलहाल केतु की अगर बात कर रहे हैं तो केतु का ये फल डिटैच करवाने वाला होगा। कार्य क्षेत्र के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन नहीं करेगा व्यक्ति। सरकारी कार्यों में रुकावटें आती हैं। इसमें हालांकि सूर्य की पुष्टि भी की जाती है, लेकिन एक प्रथम दृष्टा अगर 10th हाउस कमजोर होता है तो उसके सरकारी कामों में बड़ी दिक्कतें आती हैं। अथॉरिटी, बॉस, इन सारे विषयों को टैकल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। व्यक्ति उनसे संवाद ही नहीं करता। इस कारण से और बड़ी समस्या, भाई जहाँ आपको कोई नोटिस आया हुआ है उसका रिप्लाई करें ना आप, समाज तुरंत नहीं करता है। अपने बॉस को विश ना करना, कोलीग को कम समय देना, वो उसके लिए नेगेटिवली काम करने लग जाता है। उसके घुटनों में भी दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि
अगर हम इसी चीज को राहु के हिसाब से देखें तो राहु भी कर्क राशि में शुरुआत में बहुत खराब परिणाम देते हैं, बॉडी के इस हिस्से को डैमेज कर सकते हैं। शुरुआत में रिजल्ट राहु का भी इस भाव में खराब ही आता है, लेकिन कहता है जैसे किसी फांसी पर जा रहे व्यक्ति पर राहु एक राजा के तौर पर रहम खा जाता है कि नहीं यार, अब मैं इसको अभय देता हूं, अब मैं ही इसका सर्वे सर्वा हूं। तो उसी प्रकार से मेष राशि और कर्क राशि का राहु उसको अंततो गत्वा जीवन के उच्चतम पद पर पहुंचा देता है। तो राहु यहां पर बड़ा कष्ट देता है उन अंगों को, शुरुआत में सोशल स्टेटस को भी डिस्टर्ब करता है, लेकिन अंततो गत्वा वो परम पद पर पहुंचा देता है राहु। तो इसलिए कहते हैं राहु का ओवरऑल इंपैक्ट जो एंड में आता है वो बहुत अच्छा है। केतु के परिणाम जब तक नीच भंग ना हो, माने चंद्रमा केंद्र में ना आए, साथ में ना आए, तब तक खराब ही होता है। लेकिन अगर वो साथ में आ जाए, नीच भंग करवा दे, तो फिर क्या होगा, आदमी बिना किसी ज़्यादा एफर्ट्स के, बिना ऑफिस में अपने बॉस को एग्री कराए, कोलिग से ज़्यादा संवाद किए बिना भी अपना सारा कार्य सब तंत्र भाव से रिलेटेड बनवा लेता है। समाज की प्रतिष्ठा मिलती है, अथॉरिटी का सपोर्ट मिलता है, बॉस का सपोर्ट मिलता है। बॉस के मन में ये विचार आ जाता है क्योंकि चंद्रमा बैठ गया है यहाँ पर, मन का स्वामी सपोर्ट करने के लिए वहीं आ गया है, तो बॉस के मन में विचार आ जाता है कि हाँ, ये अपने कार्य में लगा रहने वाला व्यक्ति है, इसको बेमतलब में ज़्यादा डिस्टर्ब ना किया जाए। कम बोलने वाला है केतु के कारण। ठीक हो गया। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि राहु शुरुआती परिणाम यहां अच्छे देखेगा, इस अंग में कोई परेशानी नहीं करेगा, लेकिन अगर आप जीवन में कुछ बहुत ज्यादा पाने की इच्छा रखते हैं तो आपको राहु के उस 3rd क्लास डिग्री को पास करना पड़ेगा, उस टेस्ट को पास करना पड़ेगा। यानी मेष राशि का राहु जो सबके बस की बात नहीं है, आदमी दूर से ही हाथ जोड़ लेता है कि भैया मेष राशि का राहु, कर्क राशि का राहु जीवन के शुरुआती परिणाम बहुत ज्यादा बिगाड़ देता है। स्पेशली मेष राशि का राहु तो ये लिखा है कि जीवन का अंत कर देता है, तहस नहस कर देता है उस, मतलब कैसे आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए मेष राशि का राहु पंचम भाव में बैठ गया तो आदमी की आत्मा चित्कार उठती है अपनी संतान से मिलने वाले दुख को लेकर, संतान का कम आयु में निधन हो जाना, पढ़ाई को लेकर, और ये सारे विषयों को लेकर आदमी की आत्मा चित्कार देती है। लेकिन यही मेष राशि का राहु उसको जीवन में उच्चतम शिखर तक ले जाने में भी सहायता करता है। तो ये पार्ट आपको समझना है। मतलब जितने भी प्लैनेट आपने अब तक पढ़े हैं, सूर्य से लेकर शनि तक, इनका स्वभाव बड़ा क्लियर कट, उनका विजन होता है भी ये हमें कार्य करना है। अब इनके पास क्योंकि कोई अपना खुद का घर तो है नहीं, तो हमारे ग्रंथों में ये बात तो लिखी है कि जिस घर में बैठे हैं उसके अनुसार वो फल देते हैं, लेकिन इनका अपनी प्रवृत्ति के अनुसार अगर घर का सपोर्ट है तो फिर कहना ही क्या। तो यहां ये ट्रेंड से अलग रिजल्ट दे रहे हैं। राहु कह रहा है कि ठीक है, तूने मुझे इस राशि में बहुत, मतलब राशि ने इसको सपोर्ट नहीं किया है, लाइक मेष राशि का सपोर्ट नहीं मिला है राहु को, लेकिन जब राहु ने इसको करीब करीब मार ही दिया, मरणासन्न कर दिया, फिर राहु दयावान भी है वहां, कहता नहीं यार, अब मैं ही तेरे पतन का कारण बना था, मैं ही तेरे उत्थान का कारण बनूंगा। तो ये मतलब ये कंपैरेटिव फिलॉसफी आपके बहुत काम आएगी। तुलनात्मक दृष्टि तो मैं आपको चाहूंगा, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी कुंडली सारी ग्रह देखने के बाद आप अपने घर के जितने मेंबर्स हैं सबकी कुंडलियों के प्लैनेट देखें कहां कहां बैठे हुए हैं, और उसके बाद हो सके तो हर लग्न में हर ग्रह को हर भाव में बिठा कर उसके सिंगल फन को जाने। फिर देखिए आप इंटीग्रेटेड अप्रोच में कितने पारंगत हो जाएंगे। क्लियर हो गया। तो केतु यहां बैठकर आपके दशम भाव को और आपके घुटनों को बिगाड़ने का काम करते हैं। ऐसी बीमारियां प्रायः जल्दी पकड़ में भी नहीं आती हैं, हल्का फुल्का कोई गांठ, गठिया, ऐसी बीमारी जो बहुत बढ़ गई,
अनडायग्नोज डिजीज में विश्वास करता है केतु। राहु तो कैसी बीमारी देगा दशम भाव में, घुटनों में दर्द रहेगा, वो सबको दिखेगा तुरंत, बार बार मतलब वो एग्रेशन साफ दिखाता है। केतु तो छुपा कर रखता है अपने क्रोध को, गुस्से को, बीमारियों को। क्लियर? और ये क्योंकि आपके पार्टनर से चतुर्थ है, तो पार्टनर के सुख को भी कम करता है। पार्टनर को कहीं ना कहीं अपने माता पक्ष से कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार के जीवन में कुछ गुप्त पीड़ाएं रहती हैं, उनके विषय में सोचकर वो परेशान रहता है आपका पार्टनर कि मेरी मदर बीमार रहती हैं, उनको कोई बीमार इस प्रकार का कोई हल्का फुल्का या बड़ी, अब ज़्यादा बड़ी बीमारी हो सकती है चंद्रमा अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है। चंद्रमा सेटिस्फैक्ट्री जगह कहीं बैठा हुआ है तो यानी चंद्रमा के मन में शत्रुता ऐसा नहीं है, चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उस राशि वाला उसको शत्रु मान रहा है, तो फिर निश्चित रूप से चंद्रमा दयनीय स्थिति में है। और हालांकि इसमें एक्सेप्शनल भी होता है कि अगर कोई प्लैनेट कहीं उच्च का होकर बैठ जाता है तो फिर उसमें शत्रुता पक्ष को डिनाई कर देते हैं। भाई जैसे मंगल मकर राशि में उच्च का होकर बैठ जाता है तो उस राशि का मालिक शनि उसको शत्रु मानता है, लेकिन मंगल उस हाउस को सबसे ज़्यादा एंजॉय करता है। इसी प्रकार से वृषभ राशि का स्वामी शुक्र चंद्रमा को शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा उस राशि को सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, वृषभ राशि यानी टॉरस। यहां से दृष्टियों की बात करते हैं, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि से केतु वृश्चिक राशि पर नजर बनाए जो दूसरी जल तत्व राशि, अच्छा ही फल देता है यहां पर भी। तो यहां पर आपके कुटुंब नात रिश्तेदारों के साथ कोई ज़्यादा संवाद नहीं, लेकिन सब साथ रहते हैं। आपने जो बात बोल देती है वो कम में ही वो पूरी समझ जाते हैं, अच्छा होता है। एक तो आदमी बहुत ज़्यादा उन्हीं को मनाने में लगा रहता है, अपने रिश्तेदारों, कोई नाराज ना हो जाए, ऐसी भावना यहाँ नहीं आती है। केतु जैसा प्लैनेट अगर सपोर्ट करता है कहीं रिश्तेदारों के लिए तो बहुत बढ़िया है, कम में ही काम चल जाता है, थोड़ा संवाद और पूरी प्रसन्नता। केतु और क्या करता है, डिटैच तो करते ही आदमी को, आपका ये मतलब ये भावना तो दिखती कि आप अपने संबंधियों के साथ बात ही नहीं करते हैं, लेकिन इस ना बात करने के पीछे भी जो एक पॉजिटिवनेस छुपी हुई है, एग्रीमेंट आपका, अब उन सबका एग्री हो जाना आपके प्रति, बहुत बड़ी बात है। और धन भाव का स्वामी यहाँ मंगल है, अगर मंगल की स्थिति अच्छी हो, स्वग्रही हो, मजबूत स्थिति में बैठा हो, तो कहीं ना कहीं उसको जमीन का फायदा मिलता है, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र है। केतु की दृष्टि यहाँ पर उन सारे विषय वस्तुओं की प्राप्ति के बाद भी आदमी को उदासीन रखता है, ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं करता। राशि का भरपूर सपोर्ट है। इनफैक्ट वृश्चिक राशि का नेचर काफ़ी हद तक केतु से एकदम मैच करता है। वृश्चिक राशि भी छुपा रुस्तम और केतु भी छुपा रुस्तम। वैसे भी वृश्चिक राशि कहीं भी अगर पड़ती है तो वो व्यक्ति उन विषयों के बारे में ज़्यादा किसी को अपनी जानकारी नहीं बताएगा, अपने कुटुंब के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं बताएगा, अपने बैंक बैलेंस के बारे में कुछ नहीं बताएगा, अपने एसेट्स प्रॉपर्टी के बारे में अपने घर वालों तक को नहीं बताता है ज़्यादा। अगर 8 नंबर कहीं पड़ता है उस विषय को आदमी गुप्त रखना चाहता है। ठीक हो गया। फिर हम बात करते हैं इसके अंग की। ऐसा व्यक्ति गला देखा जाता है, आपकी वाणी देखी जाती है, आध्यात्म को डिलीवर करने में सक्षम होता है, कम शब्दों में बड़ी अच्छी फिलॉसफिकल बात कह देता है, शास्त्रीय ज्ञान, कम ज्ञान। एक तो होता है ना, कोई ज्योतिषविद बड़े ज़्यादा शब्दों का उपयोग करके बात को नहीं समझा पाता है, एक बहुत कम शब्दों में बड़ी बात को समझा ले जाता है। अगर मंगल भी मजबूत स्थिति में है फिर तो कहना ही क्या। हालांकि मंगल जैसे वाणी में एक एग्रेशन तो रहता है, मिठास दर्शाती है। यहाँ अगर हाउस पड़े जैसे 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और आपका 11 नंबर, 12 नंबर, यहाँ थोड़ी मिठास रहती है। बाकी के नंबर्स एग्रेसिव माने जाते हैं। वृश्चिक राशि प्रथम दृष्टा आपको लगती है कि हाँ जल तत्व राशि है, लेकिन ये उसके अंदर बड़ा जबरदस्त क्रोध बड़ा है, अग्नि भरी पड़ी है इसके अंदर। तो उसको अगर ज़्यादा परेशान करोगे तो फिर ये, जैसे मंगल अगर डिस्टर्ब हो इस राशि में तो केतु की दृष्टि इंस्टेंट इफेक्ट को तो अच्छा करती है वाणी, लेकिन कभी कभी पता लगता है ये तो बड़ा भयंकर क्रोध करता है, क्योंकि वो एक ऐसा बिच्छू या स्कॉर्पियो है
जो जल के नजदीक जरूर रहता है लेकिन उसके अंदर विष में भयंकर अग्नि छिपी हुई है। तो ये अच्छा है कुल मिला के 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि को काउंट नहीं करना है। 8, 9, 9वीं दृष्टि से केतु तीसरी जल तत्व राशि यानी मीन राशि पर नजर बनाए हुए हैं। मीन राशि कहा जाता है बृहस्पति का रोमांटिक फेज, बृहस्पति की वो राशि जो शुक्र को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, ब्राह्मण वन राशि माना जाता है। नियमों को ये पूरा मानता है लेकिन ये नियमों को लेके बहुत सख्ती नहीं करता है जैसा धनु राशि करती है। तो अब ये शत्रु को टैकल करने का तरीका है इसका है। तो अगर बृहस्पति भी मजबूत स्थिति में केतु की दृष्टि पड़ रही है तो ऐसा व्यक्ति बिना ज्यादा एफर्ट्स के अपने शत्रुओं को खत्म कर देता है, ज्यादा प्रयास के बिना ही। शत्रु अपने आप सब समय कहता है तूने किया क्या, शत्रु सारे या तेरे जो एनिमीज थे वो सारे चले गए, तेरे खिलाफ कोई कोर्ट केसेस थे, बिना ज़्यादा एफर्ट्स के ही वो ठीक हो गए। एक तो जैसे अगर आपने पढ़ा हो कभी पुराणों में घटना कहानी, एक तो सगर के 60,000 पुत्र के बारे में कहा जाता है। कितनी ताकत थी उनमें कि वो अपने बाहुबल से किसी भी राज्य को जीत सकते थे, ईंट से ईंट बजा सकते थे। इंद्र भी भयभीत था उनके बाहुबल से, लड़ना पड़ता था तब जाकर वो टास्क को पूरा करते थे। लेकिन वो सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के नेत्रों की ज्योति से ही भस्म हो गए, या कह सकते हैं जल की कुछ बूंदों से उन्होंने संकल्प लेके डाल दी उनके ऊपर, राख हो गया। अब आप किसको ज्यादा जीत बड़ी मान सकते हैं आप खुद देख लें। कहां तो 60,000 पुत्र बढ़िया खड़ग तलवार धनुष बाण के साथ दुनिया को जीतने निकलते हैं, और कहां उन 60,000 को एक ऋषि की नेत्र दृष्टि ने ही खत्म कर दिया। तो ये वाला पार्ट ज्यादा मजबूत दिखाई देता है कि आपने बिना हथियार उठाए ही हजारों राजाओं को खत्म कर दिया। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि छठे भाव में अगर कोई सौम्य ग्रह मजबूत स्थिति में आता है तो आदमी को बिना किसी एग्रेशन के दुश्मनों पर जीत मिल जाती है। एक तो होता है लड़कर जीत हासिल करना, ठीक है, एक होता है जी बिना लड़े ही जीत हासिल करना, तो ये तो जबरदस्त बात है। बृहस्पति जैसा प्लैनेट इस नंबर पे लेकर ज्यादा झगड़ा नहीं करना चाहता है, सेफ रास्ता निकालना चाहता है। हाँ, बृहस्पति अगर डिस्टर्ब हो तो फिर विश्वास में कमी इस विषय को लेकर आती है, लेकिन केतु एट दैट इंस्टेंट सिचुएशन को संभालने का काम करता है। तो जब जैसे अगर आपकी कुंडली में ना कोई भी ग्रह डिस्टर्ब है, इसका मतलब क्या होता है कि उसकी रेमेडी भी उसी प्लैनेट के जो विषय हैं उन्हीं से होगी। अब बृहस्पति किसी पुरुष की कुंडली में गुरुओं को बताता है, तो गुरुओं के जरिए कोई मेंटर उसको बात दे, समझाए, राय दे, उससे राय ले, तो उसका ये वाला विषय शांत रहेगा। ये वाला विषय यानी कोई भी फॉर्मल कम्युनिकेशन, उसके छोटे भाई बहन, उसके नेबर्स की नाराजगी, उसके ईसोफेगस में कुछ दिक्कत आती है, आहार नाल में कुछ कमी है। छठा भाव यानी कोई भी शत्रु, कोर्ट कचहरी, तुरंत फायदा देगा उसको। गुरु को वो अपने इन्वॉल्व करे, अपने गुरु की आज्ञा में रहे। देखिए आप तुरंत कैसे फल मिलते हैं। किसी का शुक्र डिस्टर्ब है तो उस हाउस का फल लेने के लिए आप अपने पार्टनर, अपनी भार्या, कहता जी भार्या तो है नहीं अब, तो फिर कोई भी महिला, कम उम्र की महिला को आप कह लीजिए, यानी जो एक महिला को रिप्रेजेंट कर रही है, ये बात ध्यान रखें। अगर मैरिड कम उम्र की हो तो उसको क्या बोलते हैं, सुहागले, उनको आप प्रसन्न रखें, उनको कोई गिफ्ट दे सकते हैं आप, और घर में कोई अगर ऐसी व्यवस्था हो तो उनके भोजन का व्यवस्था कर सकते हैं आप। बुध अगर डिस्टर्ब कर रहा है किन्हीं हाउसेस को, तो कन्याओं को भोजन कराना, अपनी बहनों को संतुष्ट करना, ये कार्य करने चाहिए। और अगर किसी की कुंडली में सूर्य डिस्टर्ब कर रहा है तो पिता को प्रसन्न करना और सरकारी चीज़ों में अनुदान करना,
सरकारी कार्य में थोड़ा सा हाथ बटाना, कोई भी समाज का कार्य, एनजीओ है, कुछ सफाई अभियान चल रहा है, उसमें जरूर जाना चाहिए आदमी को। अगर सूर्य कमजोर है तब तो जरूर जाना चाहिए। चंद्रमा अगर डिस्टर्ब है तो ये फीमेल किंग भी बताता है और ये माँ को भी बताता है। तो माँ या माँ समान महिलाएं कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज कर रही हैं, ऐसे व्यक्तियों को कीर्तन करना चाहिए महिलाओं के साथ बैठकर। कहता सर क्या बात कर रहे हो, कोई सिर्फ महिलाएं बैठकर कीर्तन कर। देखिए भगवान के कीर्तन में कोई जेंडर का कोई ये विशेष आग्रह नहीं रहता है। भगवान का अगर कीर्तन हो रहा है ना, महिलाओं के संकीर्तन में भी आप भाग लें। कोई पुरुष अगर जातक है, निश्चित रूप से चंद्रमा बली होगा। मतलब ये सब विधान है, वो अब किस प्रकार से बनाए गए हैं वो आप स्वयं देखें। आपके मन में कहीं ना कहीं वहाँ को लेकर कुछ कमियां हैं, वो आपसे पूरी कराना चाहता है। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, यानी जहाँ भी बात आती है पुलिस व्यवस्था की, जहाँ भी बात आती है, छोटे भाइयों को बड़ा प्रसन्न रखना चाहिए। अगर मंगल आपका डिस्टर्ब है तो छोटे भाइयों को बहुत साथ लेकर चलना चाहिए, मित्रों को साथ रखना चाहिए, मित्रों को कभी कभी गिफ्ट दे देने चाहिए, भाइयों को गिफ्ट देने चाहिए, छोटे भाइयों को, प्रसन्न हो जाता है। अथॉरिटी, कभी भी पुलिस के बारे में कोई गलत बयानबाजी, मंगल खराब है तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उनके बारे में अप्रिशिएट करना चाहिए। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र मैंने समझा दिया। शनि यानी कभी भी अपने सेवकों को, ग्रुप डी कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चाहिए, मिल के साथ रहना चाहिए उनके साथ। राहु यानी म्लेच्छ, कोई फॉरेनर लोगों को अपने वार्तालाप में इन्वॉल्व कर सकते हैं। कोई ग्रुप डी कर्मचारियों को भी आप इसमें, क्योंकि शनि की लॉबी के प्लैनेट जो हैं शनि के जैसे प्रसन्नता पा जाते हैं, उनको आप कुछ देंगे प्रसन्न होंगे। कोई सफाई कर्मचारी है, उनका पूरा ध्यान रखें, आप उनको रिस्पेक्ट करें, रिगार्ड करें हमेशा ही। वैसे तो सभी का रिगार्ड करना चाहिए, लेकिन स्पेशली अगर इसके लिए भी कुछ कर रहा है कोई, इसमें देखिए हम लोग ईश्वर तो बन नहीं सकते, हम में दोष है। तो सदोष अगर कोई व्यक्ति किसी कामना से भी इस प्रकार का कोई कर्तव्य करता है तो मुझे नहीं लगता है कुछ इसमें बुरा है। भाई आपने कामना से किया है, लेकिन आपने मन से वो कार्य किया है। इसी प्रकार से केतु में अगर हैं तो केतु वैसे तो हमारे शास्त्रों में वर्ण संकर कहे जाते हैं। वर्ण संकर यानी अलग अलग कास्टों में जो मैरिज संबंध है, कोई ऐसी फैमिली आपके आस पड़ोस रहती है जहाँ पर हस्बैंड को वो ब्राह्मण कह रहा है, उनकी वाइफ जो है वैश्य परिवार से, तो ऐसे परिवारों के साथ भी आपके संबंध हो अगर अच्छे हों, ऐसे व्यक्तियों के साथ वर्ण संकर से उत्पन्न संतानों को आप पूरा रिगार्ड करें, रिस्पेक्ट करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। केतु को प्रसन्न करने का तरीका, क्योंकि देवता स्वयं तो आएंगे नहीं, अपने प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपने आप को अभिव्यक्त किया हुआ है। अब कोई कहते विष्णु आ जाए, विष्णु ने ही अभिव्यक्त किया अपने आप को अलग अलग रूपों में, तो उन रूपों की आप आराधना करें, आपको उसका फल मिलेगा। तो दशम भाव आप समझ में आ गया, अथॉरिटी, गवर्नमेंट, जॉब, करियर। अगर अकेला केतु बैठा है तो फिर आदमी को, अगर चंद्रमा भी कमजोर है तो जॉब लगने में भी समस्या आती है, करियर स्टेबल नहीं होता। चंद्रमा अगर मजबूत स्थिति में है तो जॉब तो मिल जाती है, और हॉस्पिटैलिटी, केयरिंग, होटल इंडस्ट्री, मोटल, वाटर, मरीन इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों में जॉब मिलती है। लेकिन केतु के कारण वो अपने कार्य क्षेत्र को त्यागना चाहता है, छोड़ना चाहता है, मन बेचैन रहता है। क्लियर हो गया? तो मैंने जो बोला आपको, आप करके देखिए, तुरंत आपका वो फल मिलेगा। केतु मतलब इस प्रकार की कोई फैमिली आपके परिवार में आसपास कहीं है, उन फैमिली से संवाद करें, उनके बच्चों को गिफ्ट दें, जो भी आप उनके लिए पॉजिटिव कर सकते हैं कार्य करने का काम करें। देखिए कैसे उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है आपको। केतु यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो ये वाले भाव को भी इम्प्रूव करने का काम करेंगे, इस वाले भाव को भी इस भाव को छठे भाव को भी इम्प्रूव करने का काम करेंगे। आपको ऋण से फ़ायदा होगा, लोन लेंगे तो आपको फ़ायदा होगा लोन से। तो ऐसे व्यक्ति को क्रेडिट कार्ड ले लेने चाहिए। जैसे कहते हैं किसी का छठा भाव डिस्टर्ब, उसको नहीं लेने चाहिए क्रेडिट कार्ड, नुकसान हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कोई उसको कंपनी अगर कुछ ऐसी ऑफ़र कर रही कि सर आप महीने का 1 लाख रुपए का कुछ भी सामान खरीद लीजिए, अगले महीने दे दीजिएगा, तो ऐसे व्यक्ति को फ़ायदा होता है, उसका कई बार समय बच जाता है उसका इस प्रकार की फैसिलिटी लेने में। यानी कुल मिला के उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही होता है। और किसी का छठा भाव डिस्टर्ब है, दुनिया भर के क्रेडिट कार्ड ले रखे हैं उसने,
को नुकसान नहीं होता इन सारी चीज़ों से, बड़ा ज़्यादा उसका प्रोसेसिंग फ़ीस का वो सामना करना पड़ता है, पैसा इधर का उधर कहाँ निकल गया पता भी नहीं लगता है। तो ये सब चीज़ों में, क्योंकि छठे भाव से कहीं ना कहीं चोरी चकारी ये सब भी विषय देखते हैं। तो अगर छठा भाव मजबूत स्थिति में आता है तो चोरी जैसे विषयों से, गबन जैसे विषयों से, कोर्ट कचहरी जैसे विषयों में आदमी को एक सेफ साइड मिल जाती है। छठा भाव से अगर मजबूत होता है तो आदमी को ज़्यादा दिनों तक कोई बीमारी परेशान नहीं कर सकती है। बृहस्पति मजबूत स्थिति में है, केतु इंस्टेंट इफेक्ट को भी मजबूत कर रहा है, तो ये कोई, अब केतु अगर अच्छा स्थिति में तो अनडायग्नोज डिजीज नहीं देगा। बृहस्पति अगर कमजोर है तो कहीं ना कहीं वो लीवर को हल्का फुल्का कमजोर रखेगा, ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। तो इंस्टेंट इफेक्ट एज वेल एज उसका नेट रिजल्ट तो बृहस्पति के पास ही रहेगा हमेशा। लेकिन हमें खाली मतलब नेट रिजल्ट से मतलब नहीं, हमें इंस्टेंटेनियस इफेक्ट को भी देखना पड़ेगा कि सर हमने साल भर जो तैयारी की है उसका क्या। जो साल भर की तैयारी है वो तो इसमें बैठे प्लैनेट ही बता सकते हैं, और एग्ज़ाम पास करने के बाद पास हुआ या फेल हुआ वो घर का मालिक बताता है। तो एक साल जो हमने मेहनत किया वो भी तो अच्छी होनी चाहिए, तो वो इस भाव में पड़ रही दृष्टि या उस भाव में बैठे हुए प्लैनेट बताते हैं। तो कुल मिला के अच्छा है। तो ये था दशम भाव में केतु का फल। लेकिन याद रखना है, इसको यहां अच्छा बनाने के लिए हमें इसके नीच भंग की दरकार है, तो फलों में बहुत बढ़ोतरी हो जाती है। जल तत्व राशियों को पसंद तो करता है केतु, लेकिन कर्क राशि के साथ कुछ वैसे ही विभेद है जैसे मंगल को कर्क राशि समझ में नहीं आती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।